हम इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे डिमांड, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और आर्क मेथड। सबसे पहले हम परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड की बात करें। ये कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, जितना परसेंटेज चेंज आएगा इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है अपॉन प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है क्या? माना कि लेट ओरिजिनल क्वांटिटी, लेट क्वांटिटी बी Q एंड प्राइस बी P। माना कि क्वांटिटी Q है और प्राइस P है। सॉरी, मेरे यहाँ से क्लास बंद हो गई थी। आप लोगों की सबकी क्लास लीव हो गई थी क्या? हाँ मैम। अच्छा, नेटवर्क चला गया था। क्लास बंद होती नहीं है, कॉल जब तक कैसे होगी। चलिए, हम यहाँ पे बोल रहे थे माना कि प्राइस P है और क्वांटिटी Q है, तो चेंज इन क्वांटिटी को हम डिनोट करेंगे डेल्टा Q से, और चेंज इन प्राइस को हम डिनोट करेंगे, चेंज इन प्राइस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा P से। तो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को क्या बोल सकते हैं, कितना क्वांटिटी में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। प्राइस का परसेंटेज कैसे निकालोगे, कितना प्राइस में चेंज आया अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। यही तो करते हो इंडेक्स नंबर में भी। भाई मान लीजिए 100 क्वांटिटी थी, 150 हो गई, तो 50 का चेंज अपॉन 100 इनटू 100। ये तो करोगे, कितना चेंज आया अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, 100 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन Q, और ये P ऊपर आके रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल P अपॉन डेल्टा P है क्या? वापस से बोल रही हूँ, 100 100 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन P ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, PQ को एक साथ कर लेते हैं और डेल्टा डेल्टा को एक साथ कर लेते हैं।
तो फॉर्मूला क्या बना हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? अगर आप परसेंटेज नहीं निकालना चाहते हो सॉरी, तो आप सीधा भी कर सकते हो, P अपॉन Q अपॉन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। आई एम रिपीटिंग अगेन, याद रखें कि ट्रिक, P Q तो सीधे आएंगे, पहले P फिर Q, और Q डेल्टा उल्टा आएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ये कहता है कि अगर इनकम के बढ़ने या घटने के साथ आपका उस प्रोडक्ट पे, सॉरी, अगर प्राइस चेंज होने के साथ उस प्रोडक्ट पे किया जाने वाला खर्चा बढ़ता है या घटता है, तो हम उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखिए, पहला केस, तीन सिचुएशन है। When with fall in price, total expenditure with fall or rise in price, total expenditure remains same। प्राइस के बढ़ने या घटने के साथ किसी प्रोडक्ट पे किया जाने वाला खर्चा अगर सेम है, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट की प्राइस थी 10 रुपया, तो आप उसकी यूनिट्स खरीदते थे 100, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता था? 1000। प्राइस हो गई 5 रुपए, आप यूनिट खरीद रहे हो 200, अभी भी आपका टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 1000। यानी प्राइस कम होने के साथ आपका खर्चा सेम है, बढ़ या घट नहीं रहा, तो इसे हम कौन सी सिचुएशन बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन है पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब प्राइस कम होने के साथ डिमांड, प्राइस कम होने के साथ जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी कम होगा, या प्राइस बढ़ने के साथ जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ेगा। वापस बोल रही हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस और उस पे होने वाला टोटल खर्चा, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का आता था, तो हम उसकी 100 यूनिट खरीदते थे, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता था 1000 का। बिस्किट का पैकेट 6 रुपए का हो गया, हम 150 यूनिट खरीद रहे, भाई प्राइस कम होने के साथ क्वांटिटी बढ़ेगी इसलिए बढ़ गई, पर हमारा टोटल खर्चा 900 का ही हो रहा है, यानी प्राइस कम हुई, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। तो ये सिचुएशन कौन सी होगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। तीसरा केस, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, या प्राइस कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए का आता था, हम उसकी 100 यूनिट खरीदते थे, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता था 1000 का। बिस्किट का पैकेट 8 रुपए का हो गया, हम 150 यूनिट खरीद रहे, 1200 रुपए का। आप देखो प्राइस कम होने पे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? मोर देन 1। ये वो कंज्यूमर गुड है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज आते हैं, बहुत सारा खरीद लेते हैं, तो हाईली इलास्टिक। ये वो है जितना प्राइस में चेंज आता है उतना क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आता, हाईली इनइलास्टिक, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में तीन ही सिचुएशन होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 यूनिटरी, या हाईली इनइलास्टिक, या हाईली इलास्टिक। ठीक है क्या? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को हम ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नापनी है, मान लीजिए दिस इज डिमांड कर्व, और ये कुछ एक पॉइंट है ए, बी, सी, डी एंड ई, क्वांटिटी और प्राइस। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड कहता है अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी नापनी है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मान लीजिए हम इस पॉइंट पे हैं, ई पे हमें इलास्टिसिटी नापनी है, तो लोअर सेगमेंट तो सिर्फ ई है, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं।
अपॉन अपर सेगमेंट क्या है, AE, तो 0 अपॉन AE, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो इस पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, 0। मान लीजिए हम डी पॉइंट पे चल रहे हैं, तो डी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट है DE और अपर सेगमेंट है AD, है क्या। पॉइंट E पे हमने नापा तो हमने बोला 0 अपॉन AE, क्योंकि लोअर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, तो ऐसे के पे लोअर सेगमेंट है DE और अपर सेगमेंट है AD। मैथ्स की प्रॉपर्टी सुनिए, अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर लेस देन 1 होगा। वापस बोल रही हूँ, अगर न्यूमरेटर बड़ा है, मैंने ऊपर तो लिखा 1 नीचे लिखा 2, तो आंसर लेस देन 1 होगा। मैंने ऊपर लिखा 5 नीचे लिखा 8, आंसर लेस देन 1 होगा। तो ये वही केस है, न्यूमरेटर तो है छोटा और डिनोमिनेटर है बड़ा, तो ये क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। तो यहाँ आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अगर हम सी पॉइंट पे देखेंगे, अगर हम सी पॉइंट पे देखेंगे तो सी पॉइंट पे लोअर सेगमेंट CE अपॉन अपर सेगमेंट AE। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, मान लीजिए 2/2, तो आंसर क्या होगा 1। तो सी एक सेंटर पॉइंट है जहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। आप बी पॉइंट पे देखेंगे तो लोअर सेगमेंट BE अपॉन अपर सेगमेंट AB, लोअर सेगमेंट बड़ा है, यानी ऊपर 8 और नीचे 5, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा तो आंसर 1 से ज्यादा होगा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। ठीक है क्या। हम ए पॉइंट पे चले, अगर ए पॉइंट पे देखेंगे तो लोअर सेगमेंट है AE पूरी लाइन और अपर सेगमेंट 0। अगर आप किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हो तो मैथ्स में पढ़ा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, आंसर विल बी इनफाइनाइट। ट्रिक 0 से इनफाइनाइट पहुंचना है, या तो ऐसे याद रख लीजिए, आप कैलकुलेशंस याद रख लीजिए, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है क्या। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ए पे तो आएगा AE अपॉन 0, बी पे आएगा BE अपॉन AB, सी पे आएगा CE अपॉन AB, डी पे आएगा DE अपॉन AD और E पे आएगा 0 अपॉन AE। ठीक है क्या। वापस से बोल रही हूँ, यहाँ पे न्यूमरेटर 0 था तो आंसर क्या आया 0, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर बड़ा था तो आंसर लेस देन 1, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर थे, आंसर इक्वल टू 1, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था मोर देन 1 और न्यूमरेटर 0 था, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। ठीक है क्या। आगे बढ़े। आर्क मेथड क्या कहता है, आर्क मेथड वैसे तो फालतू मेथड है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का पार्ट है इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। आर्क मेथड कहता है हमारे पास दो प्राइस है, आर्क मेथड कहता है P1 ओरिजिनल प्राइस, Q1 ओरिजिनल क्वांटिटी, P2 न्यू प्राइस, Q2 न्यू क्वांटिटी। वापस बोल रही हूँ, आर्क मेथड क्या कहता है, P1 और Q1 ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी, P2 और Q2 न्यू प्राइस और क्वांटिटी। फॉर्मूला लगेगा Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। अब देखिए ध्यान से, Q1 माइनस Q2 क्या होगा, डेल्टा Q, Q1 माइनस Q2 क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन डेल्टा P। तो मैं बच्चों को कहती है जो प्रोपोर्शनेट वाला मेथड है इसी को यूज कर लो। प्रोपोर्शनेट मेथड में आप PQ लिखते हो ना, उसे P1 Q1 लिख के उसमें P2 Q2 जोड़ दो,
P2 प्लस Q2 और मल्टीप्लाई किससे कर दो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। वापस बोल रही हूँ, आर्क का फॉर्मूला या तो ऐसे याद रख लो कि पहले Q क्वांटिटी लिखोगे फिर प्राइस लिखोगे, है क्या? या फिर आप इस तरीके से याद रख लीजिए, P अपॉन Q और डेल्टा Q अपॉन P। P अपॉन Q में आपको क्या लिखना है, P1 प्लस P2 और Q1 अपॉन Q2। इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो, मैं यहाँ लिखती हूँ बॉक्स में। अगर आप और किसी तरीके से याद रखना चाहते हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि आप PQ लिखते हो ना, उसमें तो प्लस कर दो, P1 प्लस P2 और Q1 प्लस Q2, और डेल्टा वाले को उल्टा लिख दीजिए, इंटू माइनस वाले Q1 माइनस Q2 अपॉन P1 माइनस P2। समझ गए क्या? पहले तो PQ लिख लो प्लस वाले और फिर उल्टा लिखो QP माइनस वाले। ठीक है क्या? आप ऐसे भी याद रख सकते हो, PQ तो रखने हैं प्लस वाले पहले और QP उल्टा करके लिखने हैं माइनस वाले पहले। फिर से बोल रहे हो, आर्क मेथड में हमारे पास ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, नई प्राइस नई क्वांटिटी होती है। ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी को हम बोलते हैं P1 Q1 और नई प्राइस नई क्वांटिटी को बोलते हैं हम P2 Q2। तो फॉर्मूला ऐसे लगा लो, P1 प्लस P2 अपन Q1 प्लस Q2, PQ सीधा और माइनस में उल्टा Q1 माइनस Q2 और P1 माइनस P2। बाकी आप अपने दिमाग से याद रख लेना, थक गई कितनी ट्रिक मैं बताऊंगी, आप भी अपना दिमाग लगाना कि याद रखने की क्या ट्रिक रखें। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू करेंगे हम कल, यानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।